हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका हुआ था उसमें पीआरटी में आपका ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं लेके आया हूँ। फुल एनालिसिस होगा ये वीडियो और आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछेंगे वो किस चैप्टर से आए हुए हैं और मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आपके टीआरई जो 4.0 आप देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से मैंने एनसीईआरटी सीरीज अपने चैनल पे वो अभी चल रही है। और एनसीईआरटी सीरीज में मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी जो क्लासेस हैं उनके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन जो है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आपके लिए काफ़ी कारगर है ये क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 जो मैंने बताया था 3.0 में जो पीआरटी का आपका होता है प्राइमरी का 1 to 5 का, उसमें आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनके बारे में देखते हैं। 15 to 16 क्वेश्चन हैं और सभी आपके एनसीईआरटी से आए हुए हैं। आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी है, हमारी बदलती पृथ्वी, और ये चैप्टर 3 है। इसमें आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर जो होगा सिस्मोग्राफ। तो इसका जो प्रूफ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं भूकंप लेखी और इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मोग्राफ। यहाँ पे पूरा दिया गया भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। ये भी कई बार पूछा गया कि आपकी जो तीव्रता है भूकंप की तीव्रता वो किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ हो गया। और किस स्केल पे मापी जाती है, तो ये रिक्टर पैमाने पे नापी जाती है। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और आपके पास अगर बुक्स हैं तो उससे भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है उसके लिए आपको चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलेगी और भी बहुत सारी पीडीएफ्स हैं आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। देख सकते हैं वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो क्लास 7 का एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर है 4 आपका वायु। वायु चैप्टर से, तो इसमें देखिए वायु का जो परसेंटेज है, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट जो गैस है आपकी वातावरण में, तो आपकी ये है 21%, यानी कि वायु है। और जो फर्स्ट आपकी आती है 78%, ये आपकी आती है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये देखिए डायग्राम से दिया गया है और ये क्लास 7 का ही वायु चैप्टर से। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया कि ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78%, जो अन्य सभी गैस हैं 0.04%, और एक और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो सीओ2 की मात्रा होती है वो 0.03%। ठीक है, यहाँ पे 0.3 मत कर दीजिएगा, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, 0.03% होता है। और आपकी जो 0.93 ये आपकी आर्गन गैस है। बाकी जो बची हुई गैस है वो इसके 0.04% पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो ये क्लास 7 का एनसीईआरटी है, वायु चैप्टर जो आपका 4th चैप्टर है। ये आपका समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, और जो आपको ये बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और ये ट्रोपोस्फीयर आपका क्षोभ मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर आपका समताप मंडल होता है। क्लास 7 का जो वायु चैप्टर है 4th चैप्टर से, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए समताप मंडल का जो हेडिंग दिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है ये इस जो आपकी समताप मंडल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया आपको समताप मंडल और ये समताप सीमा और समताप और क्षोभ सीमा के बीच में जो आपका पड़ता है मंडल, आपका समताप मंडल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा था, आपकी ओजोन जो लेयर होती है वो किस में होती है। तो आपके समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये। और ये क्या करती है, ये जो परावैंगिक किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी रेज, इनको क्या करती है, इसे बचाती है ओजोन परत। देख सकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो ये क्लास 7 का एनसीईआरटी है और पर्यावरण फर्स्ट चैप्टर ही है इसका। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये जो आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें दिया गया इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए आपके हमारा पर्यावरण जो आपका चैप्टर है क्लास 7 का, उसमें मिल जाएगा आपको। और ये मैंने अभी क्लास 7 की जो बुक है वो कंप्लीट कराई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई इसके। जैसे कि रेगिस्तान में जीवन, ये आपका क्लास 7 का ये चैप्टर। और रेगिस्तान में जीवन ये 10th चैप्टर है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, सहारा किस प्रकार का जो रेगिस्तान है। तो ये सभी को आपको पता होगा कि ये आपका हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट में आपका जैसे लद्दाख आता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए पहला ही चैप्टर जो क्लास 7 का जो 10th चैप्टर है, इसी में आप पहली हेडिंग आप देखेंगे
तो गर्म रेगिस्तान सहारा, यहाँ पे सब हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया आपका जो अपना रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, यानी लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें एक और स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, ये एमसीक्यू टाइप में भी दिया गया आपका, ये गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर है वो कौन सा, तो आपका प्रयागराज है, ठीक है। तो यूपी में आप देखेंगे तो ये प्रयागराज पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ये प्रयागराज जो है गंगा नदी और ये संगम तट बोला जाता है इसे। और क्लास 8th का जो विज्ञान चैप्टर है, विज्ञान की बुक है, उससे लिया गया जल, जो आपका लास्ट चैप्टर होता है 18 चैप्टर, उससे लिया गया। हालांकि ये आपका एनसीईआरटी जो है वो साइंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो आपका जल है ये आपके ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। ये देखिए आपकी गंगा जो नदी है वो आपके निकल के आती है, तो यहाँ पे इलाहाबाद में होते हुए आपके वाराणसी और इस तरीके से बांग्लादेश में ये बह जाती है, और आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इससे मिलती है, तो यहाँ पे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है आपका, ये आपका देखिए कौन सा है। यहाँ पे देखिए क्लास 8th का आपकी जियोग्राफी चैप्टर देखेंगे, खनिज एवं शक्ति संसाधन, जो 3rd चैप्टर होगा उसमें लिखा हुआ आपके ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत आपका जो है बायोगैस है। जो परंपरागत है आपका जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये आपका गैर परंपरागत स्रोत है। और जो परंपरागत यानी जो परंपराओं से चले आ रहे हैं आपके नॉन जो आपके ये तो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और आपकी जो रिन्यूएबल जो गैस होती है जो आपके स्रोत हैं वो जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरीके से होती है जो आपकी परंपरागत से चली आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दिया गया पूरा डिटेल में समझाया गया यहाँ पे। जैसे सौर ऊर्जा ये आपका क्या असंभाव्य है, यानी ये आपके संभाव्य है, और ये आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ये संभाव्य है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बायोगैस दिया गया, और यहाँ पे परमाणु ऊर्जा दी गई, इसी तरीके भूतापीय ऊर्जा। तो यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ आपका इसमें रिलेट किया गया इससे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 8 का खनिज एवं शक्ति संसाधन, और ये 3rd चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे दिख लीजिए, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने हाईलाइट नहीं किया, यहाँ पे सौर ऊर्जा लिखा हुआ है, जो कि नवीनीकरणीय भी है। नवीनीकरण इसलिए क्योंकि ये रिन्यूएबल है, ठीक है, इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल होती है वो आपकी परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, जनसंख्या घट जाएगी यदि, ये क्लास 9th का चैप्टर है, क्लास 9th का ज्योग्राफी, और इसमें जनसंख्या का चैप्टर है 6th वाला चैप्टर। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका देखिए 1981 में आपका यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन हाँ आपका थोड़ा सा हिंट दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें ये वाला क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन हिंट के माध्यम से बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जो आपके जो मूंगे टाइप की संरचना होती है वो आपके वैसे तो आपके लक्षद्वीप में पाई जाती है, जिसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। और क्लास 9th का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा जाके। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के जो प्रवाल भित्तियां हैं, यहाँ पे देखिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की जो स्थिति यहाँ पे ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, तो यहाँ पे बता दिया गया आपका जो लक्षद्वीप है वो आपके छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, जो आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो अब इसे आप देखिए अच्छे से पढ़िएगा, ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका टीआरई 4.0 से इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 8 का जो साइंस एनसीईआरटी है उसी से लिया गया प्रदूषण जल और वायु, ये 18 चैप्टर है लास्ट वाले। तो ये जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं साइंस के वो लगभग आपके ज्योग्राफी में ही काउंट होते हैं। तो ये आपका जल जनित ये आपकी बीमारी होती है, ये पीलिया रोग, और जॉन्डिस बोलते हैं जिसे। यहाँ देखिएगा, देखिए वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस एवं कवक, और देखिए यहाँ पे तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे क्या होता है हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग फैल जाते हैं, ठीक है, फैलते हैं इससे। तो यहाँ पे डिटेल में बता दिए। नेक्स्ट देखिए, और आपने अलग से भी पढ़ा होगा जो इसके रोग वगैरह हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेपेटाइटिस ए,
जो आपका होता है वायरस यानी जल से होता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस है वो भी आपका एक तरीके का पीलिया रोग ही होता है, ठीक है। जैसे कि सॉरी यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में ही पूछा गया। तो देखिए जल उत्पन्न बीमारी है, चाहे आपका हेपेटाइटिस हो या पीलिया हो, दोनों ही आपके जल जनित बीमारी है। हेपेटाइटिस है ये भारत में कई मामले इसके आते हैं, ठीक है, आ रहे हैं। और इसका हेपेटाइटिस ए ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसके बाद आता है आपका बी वाला, ठीक है, बी सी डी इस तरीके से होते हैं इसमें। और ये आपका जल जनित बीमारी है। यहाँ पे देखिए जो क्लास 8 का एनसीईआरटी है साइंस वाला, उसमें आप सेकंड चैप्टर देखेंगे सूक्ष्म जीव और मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ से देखेंगे आप एक इसमें टेबल बनी हुई है। हेपेटाइटिस ए जो है आपका वायरस द्वारा होता है और जल के संपर्क में होता है। उबले हुए पेय जल का उपयोग करना चाहिए और इसका टीकाकरण एक साधन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे जो रोग हैं उनके सभी इलाज वगैरह सब दिए गए। देखिए पोलियो आपका जो अभी इसमें पीलिया पूछा गया था, ठीक है, पीलिया भी आपका जल जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल के द्वारा जो आपका प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, देखिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्लास 8 का साइंस जो बुक है उसी में देखेंगे 18 चैप्टर प्रदूषण जल एवं वायु। तो आप देख सकते हैं एक ही चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कौन करते हैं? तो देखिए जो आपके शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो घटक होते हैं। और इसमें क्या होता है, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जो आपके शैवाल होते हैं। और इससे क्या होता है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। तो ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लिया तो इसलिए दिख नहीं रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और चैप्टर याद रखिएगा 18 चैप्टर है प्रदूषण जल एवं वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं थे वो एनसीईआरटी से, हालांकि ये आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है, जो आपके अगर आपने एल्यूशन पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे आराम से क्वेश्चंस। देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर और 2014 को गांधी जी की जयंती पर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट है जो आपके 4 हैं, आपको पता होगा। तो इसमें पश्चिमी घाट दिया गया है, तो आप पश्चिमी घाट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीओडी जो आपका जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो ये आपका जो होता है पानी की बहुत प्रदूषित है, इसे बताती है। और बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का इसका जो नाम होता है, ये फुल फॉर्म होता है। तो जैविक ऑक्सीजन की मांग इसे बोला जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है जो आपका प्रदूषण जनित होता है? देखिए क्लास 8 का एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का है, इसी में आप देखेंगे प्रदूषण जल एवं वायु में। तो आप इसमें देख सकते हैं ये ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रदूषण से ही होता है ये सभी जो बीमारियां वगैरह हैं। तो ये आपका देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने 17 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो आपके ज्योग्राफी से आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके साइंस की एनसीईआरटी बुक से भी दिए गए थे, 1-2 क्वेश्चन जो आपके जल से थे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो अभी आपके ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन थे वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से दिए गए थे। और आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी है 6, 7, 8, 9, 10 वैसे सभी है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो आपका मेन इम्पोर्टेंट है 7, 8 और आपका जो पूछा गया था 9 वाला, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हो सके तो आप 6 to 10 तक पढ़ लीजिएगा पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसके बाद भी जैसे आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपको 6 to 12 तक कोई भी एनसीईआरटी जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसे पढ़ना है आपको 6 to 12 तक। तो ये आपका एनालिसिस था, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो टीआरई 4.0 के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को 2 बार जरूर पढ़ें। और इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, और बुक से पढ़िएगा, ठीक है। और अगर बुक्स नहीं है तो एनसीईआरटी जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और बाकी अगर आप कोई दूसरा सोर्स है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।